Hello student, I am Dr. Syed Imran and we are dealing with the subject biology for standard 12th, then standard 11th first, then 12th, and simultaneously we are also learning about the syllabus of NEET. Now for starting we are dealing with the syllabus which are given for NCERT book as well as for NEET. तो देखिए बच्चों, स्टैंडर्ड 11th में आपको 5 यूनिट्स दिए हुए हैं, स्टैंडर्ड 12th में भी आपको 5 यूनिट्स दिए हुए हैं। हर यूनिट में अलग अलग चैप्टर्स हैं, तो हमको यूनिट वाइज भी स्टडी करना है और चैप्टर वाइज भी स्टडी करना है। नीट का जब पेपर हमारे सामने आता है तो क्वेश्चन पर वेटेज नहीं रहता है कि इस चैप्टर से यानी पहले चैप्टर से 2 क्वेश्चन या दूसरे चैप्टर से 3 क्वेश्चन या तीसरे चैप्टर से 1 क्वेश्चन, ऐसा कुछ नहीं होता है। यूनिट में जितने चैप्टर्स हैं ये किसी भी चैप्टर में से क्वेश्चन पूछ सकता है। 10 से 12 क्वेश्चन हर यूनिट को नॉर्मली होते हैं, लेकिन पेपर के साथ साथ ये वेटेज फ्लक्चुएट भी हो सकता है। ओके, तो सबसे पहले ये आपके सामने स्टैंडर्ड 11th का पेपर है। स्टैंडर्ड 11th में जस्ट अ मिनट, ओके, स्टैंडर्ड 11th में सबसे पहला यूनिट है आपको डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर आपके पास में स्टैंडर्ड 11 का एनसीईआरटी बुक है तो आप उसके कंटेंट में से भी सेम चैप्टर देख सकते हैं। डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म contain 4 different chapters. The first chapter is the living world, second chapter is biological classification, plant kingdom, and fourth chapter is animal kingdom. पहला जो चैप्टर है बच्चों द लिविंग वर्ल्ड, इसमें आपको ये बताया हुआ है कि कौन से चीज लिविंग होती है और कौन सी नॉन लिविंग होती है। किसी भी ऑर्गेनिज्म को लिविंग कहने के लिए या ऑर्गेनिज्म कहने के लिए कौन सी नेसेसरी कंडीशंस होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो बोर्ड है आप इसको नॉन लिविंग कहेंगे और मुझे आप लिविंग कहेंगे, तो मुझे आप लिविंग क्यों कह रहे हो, इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या कंडीशंस हैं, ये आपको पता करवाई जाएंगी इस पहले चैप्टर में। ठीक है, सेकंड चैप्टर है आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इस चैप्टर में हमको यह सिखाया जाता है कि ऑर्गेनिज्म को किस तरह से ग्रुप वाइज क्लासिफाई किया जाता है। प्लांट्स का एक ग्रुप है, एनिमल्स का एक ग्रुप है, एक ग्रुप फंजाई का है, एक मोनेरा है, एक प्रोटिस्टा है। ऐसे आर.एच. व्हिटेकर साहब ने 5 किंगडम डेवलप किए हैं। ये इसको 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी कहा जाता है। तो इस चैप्टर में हमको वो क्लासिफिकेशन सीखने को मिलेगा। थर्ड, प्लांट किंगडम। उन 5 किंगडम में से जो आपको इस चैप्टर में स्टडी करना है, इन 5 किंगडम में से एक किंगडम है प्लांट्स का और एक किंगडम है एनिमल्स का। प्लांट किंगडम में आपको यह बताया जाएगा कि इस प्लांट किंगडम में फिर सब ग्रुप कौन से हैं, फैमिलीज कौन सी हैं, जीनस कौन से हैं, अलगी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म किसे कहा जाएगा। ये सब प्लांट्स के ग्रुप अपनी लाइफ साइकिल किस तरह से कंप्लीट करते हैं, कैसे जीते हैं, कहाँ रहते हैं, सीड कैसे प्रोड्यूस करते हैं और रिप्रोडक्शन किस तरह से परफॉर्म करते हैं। इन ग्रुप्स का क्या क्या इकोनॉमिकल यूज है ये भी इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे। फिर 4th चैप्टर है बच्चों एनिमल किंगडम। इस किंगडम में डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल का क्लासिफिकेशन दिया है कि प्लेटीहेलमिन्थस है। ये सब अलग अलग ग्रुप में कौन सी बेसिस पर कौन से एनिमल को आप कौन सी कैटेगरी के अंदर रखेंगे, ये सारा क्लासिफिकेशन वाला यूनिट है। सेकंड यूनिट है बच्चों हमारा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल। तो फर्स्ट चैप्टर है इसमें मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, जो कि सबसे ज्यादा बेसिक और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स मतलब आपको फ्लावरिंग प्लांट के डिफरेंट ऑर्गन्स की जानकारी मिलेगी। हर ऑर्गन का अलग अलग फंक्शन सीखने को मिलेगा कि भाई प्लांट में रूट होती है तो रूट का क्या काम है, स्टेम का क्या काम है, ब्रांचेस, लीफ,
फ्लावर, फ्रूट्स, इनका डेवलपमेंट भी आपको सिखाया जाएगा। फिर आता है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है एक्सटर्नल स्टडी, यानी ये आपके सामने प्लांट है तो आप इसको दूर से देखें और इसकी स्टडी करें, मतलब इसका ऑब्जर्वेशन करें। इंटरनल स्ट्रक्चर, अगर आपको लीफ के अंदर कौन से सेल्स हैं, उनका अरेंजमेंट किस तरह से किया गया है। अगर आपको ऑर्गन के अंदर का स्टडी करना है तो माइक्रोस्कोप से स्टडी करना पड़ेगा। इस इंटरनल स्टडी को कहते हैं एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। एक बात है बच्चों जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि बार बार हम जो वर्ड यूज करते हैं स्टडी, इस स्टडी का मतलब क्या होता है। कई मर्तबा मैं बच्चों से पूछता हूं लेक्चर के पहले दिन कि भाई व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टडी, तो स्टूडेंट अलग अलग आंसर देते हैं। कोई ये कहता है कि सर पढ़ाई करने को स्टडी कहते हैं, कोई कहता है कि सर होमवर्क करने को स्टडी कहते हैं, कोई कहता है कि सर एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए हमको जो याद करना होता है उसे स्टडी कहते हैं। नहीं, स्टडी का सबसे बेसिक और इंपॉर्टेंट मतलब होता है बच्चों डिटेल ऑब्जर्वेशन। डिटेल ऑब्जर्वेशन जो बगैर बुक्स के भी किया जा सकता है। दिस डिटेल ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड एज स्टडी। एग्जाम्पल, अगर मैं आपके सामने एक पर्सन को लाके खड़े किया, उस पर्सन को मैंने कहा क्या मतलब आपसे मैं कह रहा हूं कि उस पर्सन को आप पूरा डिटेल ऑब्जर्व कीजिए और आखिरी में आंसर्स दीजिए ऑब्जर्वेशन की बेसिस पर कि ये पर्सन कौन है। तो आप जब उसको नीचे से ऊपर तक देखेंगे तो उसके पैर में ब्लैक कलर के बूट्स हैं, चमड़े के जूते हैं, खाकी पैंट है, ब्लैक या ब्राउन बेल्ट लगा हुआ है, बेल्ट के ऊपर महाराष्ट्र पुलिस का सिंबल है, फिर ऊपर उसने जो शर्ट पहनी है वो भी ब्राउन कलर का है और यहां पर सिंबल्स है, ओके, कैप है। अब उस पर्सन को मैं आपके सामने से हटा दिया हूं और मैं आपको चार ऑप्शंस देता हूं। एक, जो पर्सन आपने देखा वो डॉक्टर है। बी, जो पर्सन आपके सामने खड़ा था वो इंजीनियर है। सी, जो पर्सन आपके सामने खड़ा था वो पुलिसमैन है। डी, जो पर्सन आपके सामने खड़ा था वो इनमें से कोई नहीं है, मींस नन ऑफ दिस। तो आपका आंसर क्या रहेगा? यस, ऑब्वियसली सभी स्टूडेंट का आंसर रहेगा कि सर जो पर्सन अभी अभी हमारे सामने खड़े थे वो पुलिसमैन है। क्यों आपने आंसर दिया? डॉक्टर इंजीनियर क्यों नहीं कहे आपने? क्योंकि आपको डॉक्टर के हुलिये की पहचान है, इंजीनियर के यूनिफॉर्म की पहचान है और पुलिसमैन के यूनिफॉर्म की भी पहचान है। तो आपने पहले क्या किया बच्चों? ऑब्जर्व, और ऑब्जर्व करने के बाद आपने जो आंसर दिया है उस आंसर को कहते हैं कंक्लूजन। जो आखिरी राय आपकी आ गई, जो आखिरी आंसर आपका आ गया, तो डिटेल ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन इज कॉल्ड एज स्टडी। तो आप ये स्टडी बुक के थ्रू भी कर सकते हैं, विदाउट बुक भी कर सकते हैं, आपके पुराने आइडियाज के बेसिस पर भी कर सकते हैं। तो स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज एनाटॉमी। तो एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स है। नेक्स्ट चैप्टर है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, यानी एनिमल्स का आपको इंटरनल स्टडी है। एनिमल्स में ह्यूमन भी आते हैं कि हमारे अंदर कौन से सेल्स हैं, कौन से टाइप के टिश्यूज डेवलप होते हैं, मसल्स कौन से सेल से बने, बोन कौन से सेल से बना, ब्लड में कौन से टाइप के सेल्स होते हैं, ब्लड का कंपोजिशन क्या होता है, ये सारी डिटेल आपको इस चैप्टर में सीखने को मिलेगी। और कुछ 2-3 एनिमल ऐसे हैं जिनका मॉर्फोलॉजी भी इस चैप्टर में दिया है, जैसा फ्रॉग है तो फ्रॉग का मॉर्फोलॉजी है, अर्थवॉर्म का मॉर्फोलॉजी है, इस तरह से ये यूनिट। फिर यूनिट नंबर 3 है बच्चों आपका सेल, इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इसमें 3 यूनिट्स हैं। यूनिट 3 का चैप्टर नंबर 1 है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। इस यूनिट में आपको बहुत ही ज्यादा बेसिक इंफॉर्मेशन है और नेसेसरी इंफॉर्मेशन है। एक साइंस का स्टूडेंट जो बायोलॉजी पढ़ रहा है उसके लिए ये सभी बहुत जरूरी है, लेकिन सबसे बेसिक होता है सेल, क्योंकि हमारा जो बॉडी है वो लाखों, करोड़ों, मिलियन, बिलियंस गिन भी नहीं सकते हम
इतने सेल से मिलकर के बना है और सेल्स की भी अलग अलग टाइप्स होती हैं। ओके, फिर है बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स मींस हमारे बॉडी में और हमारे सेल में, प्लांट बॉडी में और प्लांट सेल में कौन से बायोमोलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, जैसा कि कार्बोहाइड्रेट बायोमोलिक्यूल है, प्रोटीन बायोमोलिक्यूल है, फैट बायोमोलिक्यूल्स है। तो कार्बोहाइड्रेट का पूरा डिटेल है, प्रोटीन का डिटेल इस चैप्टर में दिया है कि भाई प्रोटीन अमाइनो एसिड से किस तरह से बनता है। फैट का पूरा डिटेल है, फैट फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल से किस तरह से बनता है, मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड, ये फैट की डिटेल के अंदर आएगा। और फिर इसी चैप्टर में आपको आगे एक और पार्ट दिया है, एंजाइमोलॉजी। लॉजी ये वर्ड बना है लॉगस पे से, और लॉगस का मतलब होता है फिर से स्टडी। ओके, लॉगस मींस स्टडी। तो स्टडी किस चीज की स्टडी भाई? एंजाइम्स की स्टडी। एंजाइम्स क्या होते हैं? तो एंजाइम्स आर द बायोमोलिक्यूल्स विच आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। और आरएनए से भी एक एंजाइम बना हुआ होता है जिसे राइबोजाइम कहते हैं। एंजाइम का एक्शन, एंजाइम की स्पीड, एंजाइम का रेट ऑफ रिएक्शन, ये सब इस चैप्टर में आएगा। नेक्स्ट चैप्टर इज सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। जब हमारी ग्रोथ होती है या किसी भी ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होती है, कोई भी ऑर्गेनिज्म जब छोटे से धीरे 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 करके बड़ा होता है तो उस ऑर्गेनिज्म में नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं। तो ये सेल्स बढ़ते कैसे हैं? हवा से सेल आ गए बॉडी में, पानी पीने से आ गए, खाना खाने से आ गए? जी नहीं, ऑलरेडी जो सेल पहले से प्रेजेंट होते हैं वो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करके खुद को डिवाइड करके दो नए सेल में जन्म लेते हैं। फिर वो दो सेल और न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करेंगे, एक एक सेल डिवाइड होगा तो 2 और 2 4 बन जाएंगे। इस तरह से क्वांटिटी ऑफ सेल इंक्रीज होती जाएगी, जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो सकती है। ओके, तो यूनिट नंबर 3 था ये स्टैंडर्ड 11 से। स्टैंडर्ड 11th में ही यूनिट नंबर 4 है बच्चों, प्लांट फिजियोलॉजी, जो बहुत ही ज्यादा टेक्निकल यूनिट माना जाता है। और बहुत सारे स्टूडेंट इस प्लांट फिजियोलॉजी को डिफिकल्ट समझते हैं, जो कि कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ज्यादा आसान है, बशर्ते ये कि हम बेसिक से धीरे 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 करके स्टेप वाइज सारे कंसेप्ट इसके समझते हुए चलें। तो जो स्टूडेंट धीरे धीरे करके सारे कंसेप्ट एक एक करके एब्जॉर्व करेगा माइंड में, उसके लिए प्लांट फिजियोलॉजी सबसे ज्यादा सिंपल है। हालांकि टेक्निकल थिंग्स भी बहुत सारी है इसमें। तो इसमें पहला चैप्टर है बच्चों ट्रांसपोर्टिंग प्लांट। इसमें यह बताया जाएगा कि प्लांट में वाटर कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, फूड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। सेकंड चैप्टर है मिनरल न्यूट्रिशन। प्लांट की ग्रोथ के लिए कौन से मिनरल्स यानी इनऑर्गेनिक एलिमेंट कंपलसरी होते हैं, जैसा मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम, ये प्लांट में जाने के बाद क्या क्या रोल प्ले करते हैं, मतलब इनके फंक्शंस। ओके, नेक्स्ट चैप्टर इज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस आपको 10th में भी होगा। फोटोसिंथेसिस एकमात्र ऐसा प्रोसेस है जिसकी वजह से जमीन पर, कंप्लीट अर्थ के ऊपर ऑक्सीजन डेवलप होता है, ऑक्सीजन रिलीज होता है। फोटोसिंथेसिस के अलावा कोई भी ऐसा प्रोसेस नहीं है जो हमारे लिए, मतलब ह्यूमंस के लिए, ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सके। और इसी प्रोसेस के थ्रू प्लांट अपना फूड भी सिंथेसाइज कर लेता है। ठीक, नेक्स्ट इज रेस्पिरेशन इन प्लांट। ह्यूमन रेस्पिरेशन भी है हमारे को, और आपको पता है कि हम किस तरह से रेस्पायर करते हैं। हम लोग ऑक्सीजन गैस इनहेल करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड रिटर्न आउट करेंगे, मतलब एक्सहेल करेंगे। तो इसे कहते हैं ब्रीदिंग प्रोसेस, रेस्पिरेशन। लेकिन प्लांट में इसका अपोजिट होता है। प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेगा, ऑक्सीजन को सिक्रीट करेगा। ये टॉपिक फोटोसिंथेसिस में भी आएगा। लेकिन रेस्पिरेशन में आपको सेल्यूलर रेस्पिरेशन दिया है कि जब सेल के अंदर ग्लूकोज मॉलिक्यूल आता है तो ग्लूकोज से एनर्जी किस तरह से एक्सट्रैक्ट की जाती है। ग्लाइकोलाइसिस, एसिटाइलेशन, टीसीए साइकिल यानी क्रेब्स साइकिल, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब इस चैप्टर में सीखने को मिलेगा। नेक्स्ट चैप्टर है बच्चों प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी प्लांट की ग्रोथ किस तरह से होती है। प्लांट का ग्रोथ होता है सीड से। सीड का जब जर्मिनेशन होगा तो नीचे रूट डेवलप होगी रेडिकल से,
और ऊपर स्टेम और लीफ डेवलप हो गए। फिर प्लांट कैसे अपने आप को बढ़ाता है, उसमें कौन से ग्रोथ हार्मोन प्रेजेंट होते हैं, जैसा ऑक्सिन है, जिबरलिन है, साइटोकाइनिन है, एब्सिसिक एसिड है, इथिलीन है। इनमें से कुछ हार्मोन प्लांट की ग्रोथ के लिए पॉजिटिव साबित होते हैं तो कुछ निगेटिव भी साबित होते हैं। वो सब हम इस चैप्टर में डिटेल स्टडी करेंगे। नेक्स्ट यूनिट है बच्चों, यूनिट नंबर लास्ट इन स्टैंडर्ड 11th इज ह्यूमन फिजियोलॉजी, डाइजेशन एंड एब्सॉर्प्शन। आप लोग जब फूड खाते हैं तो चीविंग से, यानी फूड को अपने माउथ में चबाने से लेकर के जब माउथ आपका ईसोफेगस से होता हुआ स्टमक में जाएगा, स्टमक में उसका डाइजेशन किस तरह होगा, मतलब जो काम की चीजें हैं वो अलग निकल जाएगी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, और जो वेस्ट मटेरियल है वो फीकल बनकर लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए बॉडी के बाहर निकल जाएगा एनस के फॉर्म के अंदर। सो दिस इज डाइजेशन एंड एब्सॉर्प्शन। फिर जो काम की चीजें हैं जैसा विटामिन है, मिनरल्स है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट है, ये हमारा बॉडी का ब्लड किस तरह से सर्कुलेट करता है ये भी हम इसमें सीखेंगे। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैस इन ह्यूमंस, क्योंकि यूनिट का नाम ह्यूमन है इसलिए सारे प्रोसेस ह्यूमन से रिलेटेड है, ठीक है। तो ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैस मींस आप कितना ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, कितना आपके लंग्स का कैपेसिटी है, कितना आप एक्सहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से किस तरह बाहर निकल के लंग्स में आता है, लंग्स से ऑक्सीजन किस तरह ब्लड में जाता है, ये सारी चीजें ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैस में आएगी। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, बॉडी फ्लूइड यानी आपके बॉडी के अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है वो सिर्फ ब्लड ही नहीं है बल्कि ब्लड के साथ साथ बहुत सारे मिक्सचर भी है, लिम्फ भी है, तो इनका सर्कुलेशन। फिर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यानी हमारे बॉडी से जो प्रोडक्ट वेस्ट निकलते हैं, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में फोकस दिया हुआ बच्चों यूरिन के ऊपर। यूरिन किस तरह से डेवलप होता है किडनीज के थ्रू, यूरिन फिर किडनी से यूरिनरी ब्लैडर्स नाम के 2 ट्यूब्स होते हैं, फिर वो ट्यूब्स यूरिन को छोड़ते हैं यूरिनरी ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर के बाद में फिर यूरेथ्रा होता है, मतलब एक पाइपलाइन होती है जिसके थ्रू यूरिन एग्जिट होता है, उसमें 3 अलग अलग स्फिंक्टर्स भी होते हैं, वो सब हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। लोकोमोशन एंड मूवमेंट, चैप्टर के नाम से ही पता चलता है कि आपका जो पोस्चर है वो बोन्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो हमारे बॉडी में टोटल कितने बोन्स हैं, कौन से जॉइंट्स हैं, हेड में कितनी बोन्स है, हमारे स्कल में कितनी बोन्स है, हमारे शोल्डर्स, ये रिब्स, नीचे पैर के लिम्स की जो बोन्स है, ये सारी चीजें बोन्स, जॉइंट्स, उनका स्टडी आपको इस चैप्टर में करने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर इज न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। न्यूरल मतलब न्यूरोलॉजी, स्टडी ऑफ ब्रेन। तो ब्रेन हमारे बॉडी को किस तरह से कंट्रोल करता है। अगर आपको फिंगर के ऊपर कोई नीडल चुबा दी जाए तो कैसे सिग्नल ब्रेन तक जाता है और वापस से सिग्नल आता है कि आप बचा लो अपने आप को, या फिर दूसरा हाथ उसको मलना शुरू कर देता है, रिफ्लेक्स एक्शन, ये सब न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में आएगी। और इसमें 2 डिफरेंट टॉपिक भी दिए, स्ट्रक्चर ऑफ आईज एंड स्ट्रक्चर ऑफ ईयर। ईयर और आईज के स्ट्रक्चर भी इस चैप्टर में। लास्ट चैप्टर है बच्चों यूनिट 5 का, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। हमारे बॉडी में ब्रेन, पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, बहुत सारे ग्लैंड्स हैं। ये ग्लैंड अलग अलग केमिकल सीक्रेट करते हैं जो बॉडी के बैलेंसिंग के लिए और बॉडी के फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग के लिए जरूरी होते हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लैंड्स हमको इस चैप्टर में स्टडी करना है और उन ग्लैंड से निकले हुए केमिकल्स क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो भी हमको इस चैप्टर में सीखने को मिलेगा। तो इस तरह से स्टैंडर्ड 11th का आपका ये सिलेबस है। अब इस सिलेबस के मुताबिक हम सबसे पहले बेसिक चैप्टर बच्चों स्टार्ट करेंगे जो आपको सीखने में बहुत मजा आएगा, और उस चैप्टर का नाम है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ओके, तो गेट सेट एंड प्रिपेयर फॉर द चैप्टर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। बहुत ही ज्यादा बेसिक चैप्टर है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और ऐसा चैप्टर है कि आप चलते फिरते जितने प्लांट्स को देखेंगे आपको ये चैप्टर की याद आएगी और आप प्लांट को देखने का आपका नजरिया बदल जाएगा। आप साइंटिफिकली प्लांट को देखेंगे, नॉर्मल लोगों की तरह नहीं। ओके, तो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर फ्रॉम यूनिट नंबर 2। हम सीक्वेंस से या बगैर सीक्वेंस के भी ले सकते हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आपका इंटरेस्ट बढ़े, इसलिए हम ये चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ठीक है, अब ये स्लाइड मैं बंद कर देता हूं।
वापस अपने ग्रीन बोर्ड पर आते हैं। ओके, पेन सेट कर लेता हूं। Yes. So what is the name of chapter which we are starting today? It is a morphology of flowering plants. Morphology of flowering plants. मैडम चैट बॉक्स ऑन कर दीजिए। यहाँ पे देखिए आपका चैट बॉक्स भी ऑन हो गया है। अब अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, तो आप टाइप करके भेज सकते हैं, लेकिन पहले आप टॉपिक को समझ लीजिए, अंडरस्टैंड कर लीजिए, उसके बाद आपके माइंड में क्वेश्चन जनरेट होगा तो आप उसको सेंड कर सकते हैं। देखिए, चैप्टर पर कंप्लीटली आने से पहले, डायरेक्टली आने से पहले मैं चाहता हूं कि कुछ बेसिक आपको बता दूं, कुछ हम जनरल डिस्कशन करें यार, डायरेक्टली सिलेबस के ऊपर आने से पहले, ठीक है। तो जब दुनिया बनाई गई, जब यूनिवर्स भी प्रेजेंट नहीं थी, ये बात है आज से 4.5 बिलियन ईयर्स पहले की। इवोल्यूशन नाम का एक चैप्टर है आपको 12th स्टैंडर्ड में, उसमें भी ये चीज दी हुई है। मैं बात कर रहा हूं बच्चों बिग बैंग थ्योरी की। आपने बिग बैंग थ्योरी के बारे में सुना तो होगा। तो बिग बैंग थ्योरी में क्या हुआ था कि एक बहुत बड़ा हॉट फायर बॉल था। उस हॉट फायर बॉल में ब्लास्टिंग हुई और ब्लास्टिंग का नतीजा ये निकला कि बहुत सारे पीसेस अलग अलग सेपरेट हो गए। इस तरह से जैसा दिवाली का हमारा पटाखा होता है, सुतली एटम बम, या क्या कहते हैं उसको, मिट्टू छाप एटम बम, उसको जब हम फोड़ते हैं, जब वो फूट जाता है तो उसके बारीक बारीक पीसेस कागज के दूर तक के बिखर जाते हैं। वो तो छोटा सा एक पटाखा है, ये एक बहुत बड़ा हॉट फायर बॉल था। जब इसमें ब्लास्टिंग हुई तो हजारों पीसेस इसके बाहर निकल गए। इन पीसेस में से बच्चों एक पीस का नाम था सन, जो मैं यहां पर सेपरेट करके लिखता हूं। सपोज दिस इज वन ऑफ द पीस, इट इज कॉल्ड एज सन, सूरज। फिर इसमें दोबारा ब्लास्टिंग हुई। दोबारा ब्लास्टिंग की वजह से 9 अलग अलग छोटे 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 पीसेस निकल गए, जिनको आप 9 डिफरेंट प्लैनेट्स कहते हैं। एंड दिस प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन in different orbits. That's why they are not colliding with each other. ये जो मैंने सर्कल्स ड्रॉ किया हूं, ये रास्ते हैं। हर एक प्लैनेट का अपना अपना सर्कुलर पाथ है, अपना अपना गोल राउंड है। उसी राउंड के अंदर वो प्लैनेट घूमेगा, दूसरे प्लैनेट के सर्कल में, दूसरे प्लैनेट के रास्ते के बीच में नहीं आएगा। नहीं तो क्या होगा कि ठोस हो जाएगी, दोनों के दरमियान टक्कर हो जाएगी, क्योंकि दोनों की स्पीड भी अलग अलग है ना, ठीक है। तो ये ऐसे 9 प्लैनेट्स सन के आजू बाजू घूम रहे हैं कंटिन्यूअसली। सूरज से तीसरे नंबर की दूरी पे बच्चों जो प्लैनेट है, उसे नाम दिया गया अर्थ, जिस पर हम और आप रहते हैं। प्लांट्स, एनिमल्स, सारी चीजें कहां पर रहती है? अर्थ के ऊपर। तो अर्थ सूरज से डिटैच होकर जब दूर गया तो बहुत ही ज्यादा हॉट था। इतना हॉट कि उसमें 400 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर था। पूरा लिक्विड से घेरी हुई थी अर्थ। धीरे धीरे करके ऑक्सीजन आया, वाटर वेपर्स बने, टेम्परेचर कम हुआ, मतलब फेवरेबल कंडीशन बनती गई। फेवरेबल मतलब ऑर्गेनिजम्स को रहने के लिए जो फेवर कंडीशन है, वो कंडीशन बनी। और कई साल के बाद इस जमीन के ऊपर समंदर डेवलप हुआ। बहुत सारे समंदर, लेकिन हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। और इस समंदर के अंदर वाटर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया, ऐसे बायोमॉलिक्यूल्स थे। ये कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, अमोनिया और मीथेन मिलकर के इन्होंने एक ऐसा कॉम्प्लेक्स केमिकल तैयार किया जिसमें लाइफ अपीयर हो गई, जान आ गई। दुनिया का सबसे पहला ऑर्गेनिज्म आप उस केमिकल को कह सकते हैं, जो कि सबसे पहले कहां पे डेवलप हुआ बच्चों? वाटर में। तो यहां पर दुनिया का फर्स्ट ऑर्गेनिज्म डेवलप हुआ। बहुत ही ज्यादा छोटा, इतना ज्यादा छोटा कि आप और हम इस ऑर्गेनिज्म को आंखों से डायरेक्टली नहीं देख सकते हैं। इसको देखने के लिए लेंसेस का यूज करना पड़ेगा। एंड यूज ऑफ लेंस
फॉर ऑब्जर्विंग द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज व्हाट? माइक्रोस्कोप। तो इस ऑर्गेनिज्म ने सबसे पहले ऑक्सीजन सिक्रीट करना शुरू किया, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करना शुरू किया, फिर ये ऑर्गेनिज्म डिवाइड हुआ, मतलब सेल डिवीजन परफॉर्म किया, एडवांस हुआ, फिर मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म वाटर में डेवलप हुआ, धीरे धीरे करके जमीन पर जाने लगा और हर स्टेप के अंदर एक नया ग्रुप फॉर्म हो गया, जिसे इवोल्यूशन ऑफ प्लांट भी आप कह सकते हैं। तो स्टार्टिंग कहां से हुई? वाटर से। मैं यहां पे आपको बता दूं कि दुनिया का सबसे पहला वो ऑर्गेनिज्म बच्चों जो वाटर में डेवलप हुआ था, उस ऑर्गेनिज्म का नाम रख दिया गया अल्गी। अल्गी से भी पहले एक ऑर्गेनिज्म था, वो भी मैं आपको बता दूं, जो सबसे फर्स्ट यूनिसेल्यूलर था, उस ऑर्गेनिज्म का नाम रख दिया गया था साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया। अब देखिए इसके नाम से पता चलता है हमको, साइनो ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मतलब होता है ब्लू। मतलब ये कि जब सूरज की रोशनी इस समंदर पे आती थी तो विजिबल स्पेक्ट्रम आया करता था। विजिबल स्पेक्ट्रम में 7 डिफरेंट कलर्स हैं, वायोलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। इन 7 कलर में से साइनोबैक्टीरिया ब्लू कलर को एब्जॉर्व करता था, इसीलिए उसका नाम रख दिया गया साइनो। और क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल से बना हुआ था इसलिए नाम रख दिया गया बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। तो व्हाट इज साइनोबैक्टीरिया? अल्गी को बाद में लिखते हैं। साइनोबैक्टीरिया इज द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ, जमीन पर डेवलप होने वाला पहला ऑर्गेनिज्म जो प्लांट किंगडम से बिलोंग करता है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस साइनोबैक्टीरिया कंटेन chlorophyll pigment and chlorophyll is responsible for photosynthesis। क्लोरोफिल ये एक चिप होती है, एक पिगमेंट होता है। ये क्लोरोफिल जिस ऑर्गेनिज्म के बॉडी में रहेगा वो ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगा। हमारे बॉडी में क्लोरोफिल नहीं है, एनिमल्स की बॉडी में भी क्लोरोफिल नहीं है, जिसकी वजह से हम और एनिमल फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं कर सकते। लेकिन क्लोरोफिल प्लांट में प्रेजेंट होता है, इसीलिए फोटोसिंथेसिस ये सिर्फ कौन परफॉर्म करेगा? प्लांट्स या वो ऑर्गेनिज्म जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है। ओके, तो क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन दिस साइनोबैक्टीरिया। ओके, ड्यू टू क्लोरोफिल, अभी यहां पे इसको मैं मेमोरी मैप के तौर पे बना देता हूं। क्लोरोफिल की वजह से प्लांट 3 फंक्शन बच्चों परफॉर्म करता था। पहला फंक्शन एब्सॉर्प्शन ऑफ लाइट, जो हम नहीं कर सकते हैं प्लांट की तरह, कि लाइट जब सूरज की रोशनी हमारे बॉडी के ऊपर इंसिडेंट होती है तो हम उसको एब्जॉर्व नहीं कर सकते। हाँ, कुछ अमाउंट एब्जॉर्व होता है, जो पिगमेंट है हमारी बॉडी में स्किन के नीचे उसके जरिए, लेकिन प्लांट जो है वो कंप्लीटली लाइट को एब्जॉर्व करते हैं फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के लिए। तो क्लोरोफिल की वजह से लाइट का एब्सॉर्प्शन होता है। सेकंड फंक्शन इज प्रिपरेशन ऑफ फूड। इस साइनोबैक्टीरिया ने, मान लीजिए कि ये साइनोबैक्टीरिया है, इस साइनोबैक्टीरिया ने बच्चों जब लाइट एब्जॉर्व कर लिया तो साइनोबैक्टीरिया को नेचर ने ऑर्डर दिया। किसने ऑर्डर दिया? नेचर ने, कि भाई तूने जो अपने अंदर लाइट एब्जॉर्व किया, इस लाइट से फूड प्रिपेयर कर ले अपनी ही बॉडी में। तो दिस इज सेकंड फंक्शन विच इज कॉल्ड एज प्रिपरेशन ऑफ फूड। फूड स्पेशली इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। एंड थर्ड फंक्शन, अब देखिए साइनोबैक्टीरिया ने लाइट एब्जॉर्व कर लिया, फूड प्रिपेयर कर लिया, अब इसने अपने बॉडी से गैस इवेपोरेट करना चाहा, तो नेचर ने साइनोबैक्टीरिया से कहा कि तू ऑक्सीजन गैस इवेपोरेट कर। यस, कौन सी गैस? ऑक्सीजन गैस। तो थर्ड फंक्शन परफॉर्म बाय द साइनोबैक्टीरिया इज इवोल्यूशन और इवेपोरेशन ऑफ
ऑक्सीजन गैस। अब ये बच्चों पहला ऑर्गेनिज्म था जिसने स्लोली ऑक्सीजन गैस को सिक्रेट किया। अब हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन गैस का क्वांटिटी बढ़ रही है, जिसकी वजह से अब एनिमल भी जमीन पर आ सकते हैं। समझ रहे ना, क्योंकि एनिमल्स के लिए सांस लेना जरूरी है, और सांस लेने के लिए कौन सी गैस चाहिए? ऑक्सीजन गैस। तो ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करना शुरू किसने किया? साइनोबैक्टीरिया ने। बट दिस साइनोबैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ ओनली वन सेल। जैसा हमारा शरीर अनगिनत सेल्स से बना हुआ है, साइनोबैक्टीरिया का जो बॉडी था बच्चों वो एक ही सेल से बना हुआ था। इसीलिए आप कह सकते हैं कि साइनोबैक्टीरिया वाज यूनिसेल्यूलर। आज भी साइनोबैक्टीरिया के कुछ मेंबर हैं जो एक सेल से बने हुए, तो साइनोबैक्टीरिया इज यूनिसेल्यूलर। अब क्योंकि दुनिया का पहला ऑर्गेनिज्म है, इसीलिए इस साइनोबैक्टीरिया में एडवांस सेल डायरेक्टली नहीं डाल दिया गया, प्रीमेटिव सेल डाला गया। अरे भाई एकदम सिंपल एग्जांपल है कि जब मोबाइल आए तो डायरेक्टली एंड्रॉइड मोबाइल थोड़ी लॉन्च हुआ ना। सबसे पहले रिलायंस का एक छोटा सा मोबाइल आया करता था जिसमें कीपैड था, बड़ी मुश्किल से वो लोगों ने चलाना सीखा, फिर धीरे 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 करके एडवांसमेंट हुआ, अपग्रेडेशन हुआ। ठीक उसी तरह ऑर्गेनिज्म का भी डेवलपमेंट, ऑर्गेनिज्म का भी एडवांसमेंट स्टेप वाइज हुआ, स्लोली हुआ। तो पहले जो ऑर्गेनिज्म जमीन पर आया साइनोबैक्टीरिया यानी वाटर में, तो उसका बॉडी या तो एक सेल से बना हुआ था, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि वो जो सेल हुआ करता था वो पुराने जमाने का यानी ओल्ड टाइप का सेल था, जिसे आप यस प्रोकैरियोटिक सेल भी कह सकते हैं। सो ऑल दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ साइनोबैक्टीरिया, एंड साइनोबैक्टीरिया इज डेवलप इन द वाटर। पानी में रहने वाले ऑर्गेनिज्म को एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। विच ऑर्गेनिज्म? एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, पानी में रहने वाले। जमीन पे जो रहते हैं, जैसा हम लोग जमीन पे रहते हैं, हम वाटर के अंदर 24 घंटे थोड़ी रह सकते ना, तो जमीन पे रहने वाले ऑर्गेनिज्म को टेरेस्ट्रियल कहते हैं। और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो पानी में भी रह सकते हैं, जमीन पर भी रह सकते हैं, उन्हें एम्फीबियंस कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? यस, एम्फीबियन। सो दिस इज ऑल द पॉइंट्स रिगार्डिंग द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ, दैट इज साइनोबैक्टीरिया। तो चलिए कुछ बेसिक क्वेश्चन, फिर आप उसके आंसर दीजिए। आप इसका स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए आपके पास, ताकि आपको ये याद रहे अच्छी तरह। ठीक है, तो दुनिया में सबसे पहले ऑर्गेनिज्म कौन सी कंडीशन में डेवलप हुआ, यानी जमीन पर या पानी में? पानी में। और पानी में रहने वाले को क्या कहते हैं? एक्वेटिक। दुनिया के सबसे पहले ऑर्गेनिज्म का नाम क्या था? साइनोबैक्टीरिया। करेक्ट। साइनोबैक्टीरिया विजिबल लाइट एब्जॉर्व किया या इनविजिबल? विजिबल। विजिबल में तो 7 कलर्स होते हैं भाई, 7 में से कौन सा कलर एब्जॉर्व किया साइनोबैक्टीरिया ने? यस, ब्लू कलर, इसीलिए उसका नाम रखा गया साइनो। इस साइनोबैक्टीरिया में कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट था जिसकी वजह से साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने लगा? ऑब्वियसली क्लोरोफिल पिगमेंट। क्लोरोफिल की वजह से साइनोबैक्टीरिया ने 3 फंक्शन परफॉर्म किए: एब्सॉर्प्शन ऑफ लाइट, प्रिपरेशन ऑफ फूड, इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन। साइनोबैक्टीरिया का बॉडी कितने सेल से बना हुआ है? 1 सेल से। इट इज कॉल्ड एज यूनिसेल्यूलर। कौन से टाइप का सेल है? प्रोकैरियोटिक सेल, प्रीमेटिव सेल। ओके, तो ये सब स्लाइड के अंदर जो लिखा हुआ है कि भाई क्लोरोफिल की वजह से 3 फंक्शन, इन तीनों फंक्शन को बच्चों कलेक्टिवली कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। ओके, तो फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है एब्सॉर्प्शन ऑफ लाइट, देन प्रिपरेशन ऑफ फूड, एंड देन फाइनली इवेपोरेशन और इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन गैस। तो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था, इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर में भी हम इसी पार्ट को कंटिन्यू करके डायरेक्टली सिलेबस स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप रेगुलर अटेंड कीजिए ऑनलाइन क्लासेस, रेगुलर चैट बॉक्स भी ऑन रहने दीजिए, और आपके मन में, आपके दिमाग में जो भी क्वेश्चन टॉपिक से रिलेटेड आता है या कौन से बुक रेफर करना है, ऑब्जेक्टिव, ये सब आप चैट बॉक्स में क्वेश्चन लिख सकते हैं। ओके,
अभी आप जितने लोग ये वीडियो लेक्चर देख रहे हैं, अपने अपने प्रेजेंट या आप चैट बॉक्स में यस सर करके लिख